दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश हैं। अगर आपको ऐसी रोमांचक और रहस्यमय जंगल की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी थ्रिलिंग जंगल कहानियाँ लेकर आते रहें। सुभाष जी, आपके अद्भुत कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी सराहना हमें प्रेरणा देती है और हमारी कहानी कहने की ऊर्जा को दोगुना कर देती है। इबॉटसन हर तरह के दियों का माहिर। पलक झपकते ही उसने पेट्रोमैक्स जला दिया। उजाले की उस तेज लौ ने हमारी शंकाओं को हवा में उड़ा दिया। अब तो इबॉटसन भी उस खामोशी पर शक करने लगा था। हम ऊबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ पड़े, चौड़ा घेरा बनाते हुए, ताकि मछली पकड़ने वाली रस्सियों और कहीं अचानक भड़क उठे तेंदुए से बच सके। ऊपर से शिकार की ओर बढ़े और जब ऊंचे किनारे पर पहुंचे, नीचे झांका। जमीन में गड्ढा तो था, पर फंदा नहीं। उम्मीदें उभर ही रही थीं कि पेट्रोमैक्स की तेज रोशनी ने सच्चाई उजागर कर दी। फंदा तो था, पर खाली, जबड़े बंद। 10 गज नीचे शिकार अब किनारे से सटा नहीं था और एक नजर में साफ दिखा कि उसका बड़ा हिस्सा खाया जा चुका था। कड़वे विचारों को दबाए हम आम के पेड़ के नीचे लौटे और मचान पर चढ़ गए। जागते रहने की अब कोई वजह न थी। ठंडी रात में बिना बिस्तर हमने खुद को पुआल से ढक लिया और नींद में डूब गए। सुबह की पहली किरण के साथ आग जलाई गई, पानी गर्म हुआ और कई कप चाय पीकर हम फिर शिकार की ओर निकले। इस बार साथ थे पटवारी, इबॉटसन के आदमी, मेरे लोग और गांव के कई पुरुष। मैं यह जिक्र इसलिए करता हूं कि हम दो ही नहीं थे, बल्कि कई गवाह मौजूद थे, क्योंकि अगर मैं अकेला होता तो शायद यह कहानी सुनाने से हिचकता, राक्षस हो या जानवर। अगर उस बूढ़ी औरत का हत्यारा हमारी रात भर की तैयारियां देख रहा होता, तो भी समझना मुश्किल था कि वह अंधेरी बरसाती रात में कैसे बच निकला। हल्की बारिश ने जमीन को इतना नरम कर दिया था कि हम उसके हर कदम का पीछा कर सकते थे। तेंदुआ उसी दिशा से आया जिसकी हमने उम्मीद की थी। समतल जमीन पर पहुंचकर उसने नीचे से चक्कर लगाया और उस ओर से शिकार तक पहुंचा जहां हमने कांटेदार झाड़ियां गाड़ रखी थीं। 3 झाड़ियां उसने उखाड़ दी। इतना बड़ा रास्ता बना लिया कि आसानी से निकल सके। फिर शिकार को खींचकर जरा राइफल्स की ओर सरकाया ताकि रस्सियां ढीली हो जाएं, और फिर उसने खाना शुरू किया, बड़ी सावधानी से, उस रस्सी को छुए बिना जो औरत के शरीर से बंधी थी। हमने सिर या गर्दन में जहर नहीं डाला था। उसने सबसे पहले वही खा लिया और फिर बेहद सोच समझकर उसने शरीर का वही हिस्सा चुना जहां हमने जहर की खुराकें नहीं रखी थी। भूख मिटाकर तेंदुआ शिकार से दूर हट रहा था, बारिश से बचने के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना खोजने की कोशिश में। लेकिन तभी वही हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। बारिश के पानी का भार उस बेहद नाजुक तरीके से सेट किए गए फंदे पर पड़ा। ट्रिगर प्लेट दब गई और ठीक उसी क्षण जब तेंदुआ फंदे के ऊपर से कदम बढ़ा रहा था, लोहे के विशाल जबड़े उसके पिछले पैर के घुटने के दोनों ओर भयानक धमाके के साथ बंद हो गए। और यहीं छिपी थी सबसे बड़ी त्रासदी। रुद्रप्रयाग से फंदा लाते समय मजदूरों ने उसे गिरा दिया था और 3 इंच लंबा एक दांत टूट गया था। किस्मत का ऐसा क्रूर खेल कि तेंदुए का पैर ठीक उसी जगह फंसा जहां वह टूटा हुआ दांत एक खाली जगह बना रहा था। अगर वह दांत न टूटा होता तो तेंदुआ किसी भी हालत में बच नहीं सकता था। पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने 80 पाउंड का फंदा गड्ढे से उखाड़ लिया और उसे 10 गज नीचे ढोता हुआ ले गया। और अब तेंदुए की जगह फंदे के जबड़ों में सिर्फ कुछ बाल और चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसे हमने बहुत बाद में जाकर उसके सही स्थान पर फिट किया। तेंदुए की हर हरकत भले ही अविश्वसनीय लगे, पर 8 साल से इंसान खाने वाले जानवर के लिए यह सब बिल्कुल स्वाभाविक था। खुले मैदान से बचना,
झाड़ियों के पीछे से शिकार तक पहुंचना, हमारे लगाए कांटों को उखाड़कर रास्ता बनाना, शिकार को अपनी ओर खींचकर आराम से खाना और जहर लगे हिस्सों को सूंघ कर छोड़ देना, सब कुछ उसकी चालाकी का हिस्सा था। साइनाइड की गंध से वह अब अच्छी तरह वाकिफ था। फंदा कैसे चला, इसका कारण भी मुझे पूरा यकीन है। यह सिर्फ एक संयोग था कि तेंदुआ ठीक उसी पल फंदे के ऊपर था जब बारिश का अतिरिक्त भार ट्रिगर को दबा गया। फंदा खोलकर और बूढ़ी औरत के अवशेषों को उसके परिजनों द्वारा ले जाने के बाद हम रुद्रप्रयाग की ओर लौट पड़े। रात के किसी पहर तेंदुआ फिर आम के पेड़ के पास आया था। उसके पैरों के निशान वहीं मिले जहां खून का तालाब था, जिसे अब बारिश धो चुकी थी। हमने उन पद चिन्हों का पीछा किया, तीर्थ यात्रियों की सड़क तक, फिर 4 मील आगे निरीक्षण बंगले के फाटक तक। वहां उसने खंभे के नीचे की मिट्टी खुरची थी और फिर 1 मील आगे बढ़कर मेरे पुराने दोस्त पैकमैन के डेरा डालने वाली जगह तक पहुंचा था, जहां उसने उसकी एक बकरी को यूं ही मार डाला था। दुनिया के किसी भी कोने में जिसने कभी शिकार की बंदूक उठाई हो, उसे मैं ये बताने की जरूरत नहीं कि लगातार असफलताएं, बार बार की निराशाएं मुझे तोड़ने के बजाय मेरे इरादों को और भी फौलादी बनाती चली गई। मैं जानता था एक न एक दिन वह घड़ी जरूर आएगी, वह दिन या वह रात जब जहर और फंदों को पीछे छोड़कर मैं अपनी बंदूक का असली काम कर पाऊंगा, उस नरभक्षी के शरीर में एक सटीक निर्णायक गोली उतारने का। मैं उन शिकारियों में से नहीं जो अपनी नाकामियों का दोष किस्मत या किसी मनहूसियत पर डाल दें। शिकारी की सोच चाहे निराश हो या आशावादी, जंगल के किसी जानवर की चाल पर रत्ती भर असर नहीं डालती। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जंगली जानवरों की सुनने और देखने की क्षमता हमारी सभ्य दुनिया से कहीं ऊपर है। हम भले ही अपने शिकार की आहट न सुन पाएं, पर यह मान लेना कि वह भी हमें नहीं सुन सकता, यही सबसे बड़ी भूल है। जानवर की बुद्धिमत्ता को कम आंकना और घंटों तक बिना हिले डुले बैठ न पाना, यही हर असफलता की जड़ है। मांसाहारी जानवरों की सुनने की क्षमता कितनी तीक्ष्ण होती है, इसका एक ताजा अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। मार्च का महीना था। सूखे पत्तों की चादर पर गिरती हर पत्ती और जमीन पर चुगते सबसे छोटे पक्षी की हर हलचल साफ सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी में घने झाड़ियों के भीतर मैंने उस बाघ की सही जगह पहचान ली, जिसे मैं महीनों से कैमरे में कैद करना चाहता था। मैंने लंगूरों के एक झुंड को धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ा जहां मुझे शक था कि बाघ लेटा होगा। टाइम इक्वल्स 2 seconds। बाघ 70 गज दूर एक खुला मैदान था, 50 गज लंबा, 30 गज चौड़ा। मैदान के किनारे बाघ से उल्टी दिशा में एक विशाल पेड़ था, बेलों से लिपटा हुआ, जिसकी शाखाएं आसमान तक जाती थीं। 20 फीट ऊपर वह पेड़ 2 हिस्सों में बंटता था, मेरे लिए एकदम सही छिपने की जगह। मुझे पूरा यकीन था कि शाम ढलते ही बाघ इस मैदान को पार करेगा, क्योंकि उसके और उसके सांभर के शिकार के बीच यही रास्ता था। वह शिकार जिसे मैंने सुबह ही ढूंढ लिया था। शिकार के पास दिन भर छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए बाघ भारी झाड़ियों में चला गया था, वहीं जहां लंगूरों ने उसे मेरे लिए ढूंढ निकाला। पैदल चलते हुए बाघ या तेंदुए का पीछा करना हो, चाहे घायल जानवर को मुक्ति देनी हो या किसी को कैमरे में कैद करना, सबसे जरूरी है उसकी सही लोकेशन जानना। और इसके लिए जंगल के असली साथी हैं पक्षी और जानवर। धैर्य हो और उनके स्वभाव की समझ तो उन्हें अपनी मनचाही दिशा में ले जाना मुश्किल नहीं। लाल जंगली मुर्गे, मोर, सफेद टोपी वाली चिड़ियां और जानवरों में काकर और लंगूर सबसे भरोसेमंद साथी हैं। जिस बाघ की मैं बात कर रहा हूं वह घायल नहीं था। मैं चाहता तो झाड़ियों में घुसकर उसे खुद भी ढूंढ सकता था, पर ऐसा करने से वह चौंक जाता और मेरा पूरा उद्देश्य विफल हो जाता। लेकिन लंगूरों के झुंड को आगे बढ़ाकर
और यह जानते हुए कि बाघ को देखते ही वे कैसी प्रतिक्रिया देंगे, मैंने बिना उसे परेशान किए उसकी सही जगह जान ली। मैं बेहद सावधानी से उस पेड़ के पास पहुंचा, वही पेड़ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। लताओं को छूने से भी बचता हुआ, क्योंकि उनकी हल्की सी हरकत भी बाघ की नजर में आ सकती थी। मैं धीरे धीरे उस दो मुंहे मोड़ तक चढ़ गया, जहां मुझे एकदम सुरक्षित छिपने की जगह मिल गई। मैंने अपना 16 मिलीमीटर का सिनेमैटिक कैमरा निकाला, पत्तों की दीवार में बस इतना सा छेद बनाया कि उससे शूट कर सकूं, और यह सब बिना एक भी आवाज किए। अब मैं बिल्कुल स्थिर बैठ गया। मेरी नजरें सिर्फ उस खुले मैदान और उसके पार के जंगल तक सीमित थीं। करीब 1 घंटे बाद झाड़ियों से 2 ब्रॉन्ज विंग कबूतर फड़फड़ाते हुए निकले और नीचे झाड़ियों के ऊपर से उड़ गए। कुछ ही देर बाद मेरे और करीब कुछ छोटे अपलैंड पिपिट्स जमीन से उड़े एक सूखे पेड़ की शाखाओं पर फुदकते हुए आसमान में गायब हो गए। इन पक्षियों की कोई चेतावनी पुकार नहीं होती, लेकिन उनके व्यवहार ने साफ बता दिया, बाघ अब चल पड़ा था और उसने उन्हें परेशान किया था। कुछ मिनट बाद जब मैं धीरे धीरे अपनी आंखें बाएं से दाएं घुमा रहा था, तभी मेरी नजर एक छोटे से सफेद धब्बे पर अटक गई, शायद 1-2 इंच का, बिल्कुल स्थिर, मैदान के किनारे से बस 10 फीट दूर। मैंने उसे कुछ देर तक घूरा, फिर झाड़ियों को स्कैन किया, फिर वापस उसी धब्बे पर। अब मुझे यकीन हो गया, यह धब्बा अभी अभी वहां आया है, और यह कोई पत्ता या फूल नहीं, यह बाघ के चेहरे का सफेद निशान था, स्पष्ट था। जब मैं पेड़ की ओर बढ़ रहा था या चढ़ रहा था, तब बाघ ने मुझे सुन लिया था। हालांकि मैं रबर के मुलायम जूतों में था और मुझे लगा था कि मैंने कोई आवाज नहीं की, लेकिन बाघ ने 70 गज दूर से सूखे पत्तों पर दबे पांव चलते हुए ठीक उस जगह तक मेरा पीछा किया था जहां उसे कोई संदिग्ध आवाज सुनाई दी थी। वह आधा घंटा वहीं लेटा रहा, बिना हिले डुले, फिर उठा, खिंचाई की, जम्भाई ली, और जब उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं, वह खुले मैदान में उतर आया। वह कुछ पल खड़ा रहा, पहले दाएं देखा, फिर बाएं, और फिर मैदान पार करता हुआ मेरे पेड़ के ठीक नीचे से गुजर गया, अपने शिकार की ओर। जंगलों में घूमते हुए जब मैं उन मचान को देखता हूँ जो मांसाहारी जानवरों को मारने के लिए बनाए जाते हैं, कटे हुए पेड़, टूटी शाखाएं, चारों ओर फैला कचरा, और सोचता हूँ कि इन्हें बनाते समय कितना शोर हुआ होगा, तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होती जब लोग कहते हैं कि वे सैकड़ों बार बैठे पर कभी बाघ या तेंदुआ नहीं देखा, और फिर अपनी नाकामी का दोष मनहूसियत पर डाल देते हैं। हमारी अब तक की असफलता किसी गलती की वजह से नहीं थी। हमने कुछ भी गलत नहीं किया था और न ही कुछ छोड़ा था। यह सिर्फ बदकिस्मती थी, वही बदकिस्मती जिसने मुझे समय पर बिजली की रोशनी नहीं मिलने दी, जिसने एबॉट्सन के दोनों पैरों में ऐंठन डाल दी, जिसने तेंदुए को ज्यादा साइनाइड खिला दिया, और जिसने फंदा गिराकर उसका सबसे जरूरी दांत तोड़ दिया। लेकिन जब एबॉट्सन पौड़ी लौट गया, उस 70 साल की बूढ़ी औरत के शव पर तेंदुए को मारने में नाकाम रहने के बाद मैं निराश नहीं था, बल्कि पहले से ज्यादा आशावान था, क्योंकि अब मैं उस जानवर की असली क्षमताओं को जान चुका था और मुझे यकीन था अगली बार मौका मेरा होगा। एक बात मेरे दिल पर भारी पड़ रही थी, एक ऐसी बात जिसने कई रातों तक मुझे चैन से सोने नहीं दिया। वह थी नरभक्षी को अलकनंदा के सिर्फ एक किनारे तक सीमित कर देना। कितना भी सोचता, ये बात सही नहीं लगती थी। नदी के बाएं किनारे के लोग मौत के साये में जीते रहे और दाएं किनारे के लोग पूरी तरह सुरक्षित। हमारे आने से 2 दिन पहले जिस लड़के को तेंदुए ने मारा था, उसे मिलाकर 3 लोग हाल ही में मारे जा चुके थे, और कौन जानता था अगला नंबर किसका होगा। लेकिन
अगर मैं पुल खोल देता और तेंदुए को दाएं किनारे आने देता तो मेरी मुश्किलें 100 गुना बढ़ जाती और गढ़वाल के लिए भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दाएं किनारे के लोगों की जान भी उतनी ही कीमती थी जितनी बाएं किनारे वालों की। बहुत भारी मन से मैंने पुल बंद रखने का फैसला किया और यहाँ मैं उन हजारों लोगों को सलाम करना चाहता हूँ जो जानते थे कि पुल बंद होने का मतलब है कि मौत सिर्फ उनके इलाके में घूम रही है। फिर भी कभी किसी ने बैरिकेड नहीं हटाया, कभी किसी ने मुझसे पुल खोलने की गुजारिश नहीं की। महीनों तक उन्होंने इस बोझ को चुपचाप सहा। पुल बंद रखने का फैसला करने के बाद मैंने एक आदमी को गांवों में चेतावनी देने भेजा और जितना चल सकता था खुद भी गांव-गांव जाकर लोगों को सावधान किया। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने नाराजगी नहीं जताई। हर जगह मुझे दुआएं मिली और एक ही बात, अगर तेंदुआ कल नहीं मरा तो आज मरेगा और अगर आज नहीं तो कल जरूर। यह कहते हुए वे लोग खुद नहीं जानते थे कि अगला शिकार शायद वही हो। फिर भी उनका हौसला अटूट था। उधर बूढ़ा पैकमैन पिछली शाम कांटों की बाढ़ तक पहुंचा था। हरिद्वार से नमक और गुड़ लेकर बद्रीनाथ के आगे के गांवों तक जा रहा था। उसकी भेड़ बकरियों का बोझ भारी था और पिछला सफर लंबा। वह एनक्लोजर की कमजोर जगहें ठीक नहीं कर पाया और रात में कई बकरियां बाहर निकल गईं। सुबह होते होते तेंदुए ने उसकी सबसे कीमती बकरी, एक खूबसूरत स्टील ग्रे जानवर लगभग शेटलैंड पोनी जितना बड़ा, सड़क के पास ही मार डाला। कुत्तों के भौंकने से वह जागा और उजाला होते ही उसने अपनी बकरी को मृत पड़ा देखा। नरभक्षी की बेमतलब की क्रूरता का शिकार। उस रात तेंदुए के व्यवहार ने साफ दिखा दिया कि एक बार जब कोई तेंदुआ नरभक्षी बन जाता है और सालों तक इंसानों के बीच रहता है तो उसकी आदतें कितनी बदल जाती हैं। फंदे में फंसने के बाद उसे जबरदस्त सदमा लगा होगा। उसका भारी ट्रैप को 10 गज तक घसीटना और गुस्से में दहाड़ना सब इसका सबूत था। सामान्य तेंदुआ होता तो फंदे से छूटते ही दूर किसी सुरक्षित जगह भाग जाता और कई दिनों तक वहीं छिपा रहता, लेकिन यह नरभक्षी वह वहीं आसपास ही रहा। हमारे मचान पर चढ़ने का इंतजार किया, हमें सोने दिया और फिर चुपके से मचान के पास तक आ गया। शुक्र था कि इबॉटसन ने मचान के चारों ओर तार जाली लगा दी थी, क्योंकि नरभक्षी तेंदुओं द्वारा मचान पर बैठे लोगों को मार देना कोई अनसुनी बात नहीं। आज भी मध्य भारत में एक नरभक्षी है जिसने 4 भारतीय शिकारी खा लिए हैं जो उसे मारने आए थे। अब तक वह 40 इंसानों को मार चुका है और अपने शिकारियों को ही खा जाने की आदत के कारण बिल्कुल चैन से, बिना किसी डर के जंगल में घूम रहा है। आम के पेड़ के पास अपनी रहस्यमयी जांच पड़ताल करने के बाद नरभक्षी तेंदुआ गांव की पगडंडी से होता हुआ उस जगह पहुंचा जहां हमने खून का तालाब पाया था। वहां से वह दाएं मुड़ा, 1 मील नीचे उतरा, फिर तीर्थयात्रियों की सड़क पर 4 मील और आगे बढ़ा और सीधे उस इलाके में घुस गया जहां आबादी सबसे घनी थी। रुद्रप्रयाग पहुंचकर वह बाजार की मुख्य सड़क से गुजरा और आधा मील आगे जाकर निरीक्षण बंगले के फाटक पर जमीन खुरच दी। रात की बारिश ने सड़क की मिट्टी को नरम कर दिया था और उस नरम मिट्टी पर उसके पंजों के निशान साफ उभर आए थे। इन निशानों से साफ था फंदे में फंसने के बावजूद उसके किसी पैर को चोट नहीं लगी थी। नाश्ते के बाद मैंने फाटक से उसके पैरों के निशान उठाए और पैकमैन के कैंप तक उनका पीछा किया। सड़क के मोड़ से 100 गज पहले तेंदुए ने उन बकरियों को देख लिया था जो कांटों की बाढ़ से बाहर निकल आई थीं। वह सड़क के बाहरी किनारे से भीतरी किनारे पर आया, पहाड़ी की ओट में झुककर रेंगता हुआ आगे बढ़ा और चढ़ती हुई बकरियों पर झपट पड़ा। उसने स्टील ग्रे बकरी को मार डाला, लेकिन उसका खून पीने की भी जरूरत नहीं समझी। फिर वह वापस सड़क पर लौट आया। कांटों की बाढ़ के भीतर मरी हुई बकरी और सामान के ढेर की रखवाली कर रहे थे पैकमैन के 2 काले ताकतवर भेड़ कुत्ते।
ये वही कुत्ते हैं जिन्हें पहाड़ों में हर पैकमैन साथ रखता है, रात में जंगली जानवरों से रक्षा के लिए और दिन में कैंप की निगरानी के लिए। मैंने खुद 2 ऐसे कुत्तों को तेंदुआ मारते देखा है। एक बार तो एक कुत्ते ने उस आदमी को ही मार डाला था जो कैंप से सामान चुराने आया था। तेंदुआ बकरी मारकर सड़क पर लौटा। मैंने उसके निशान उठाए और गोलाबरई से आगे 1 मील तक उनका पीछा किया। जहां एक गहरी खाई सड़क को काटती थी, वह वहीं ऊपर चढ़ गया था। आम के पेड़ से इस खाई तक की दूरी करीब 8 मील। एक साधारण तेंदुआ कभी भी इतनी लंबी दूरी यूं ही नहीं चलता और न ही भूखा न होने पर बकरी मारता। लेकिन यह नरभक्षी अब साधारण जानवर नहीं रह गया था। खाई से 1/4 मील आगे बूढ़ा पैकमैन सड़क किनारे चट्टान पर बैठा ऊन काट रहा था। उसकी बकरियां ढलान पर चल रही थीं। मैंने उसे बताया कि मैं उसके कैंप से होकर आया हूं और देखा है कि उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया। मैंने मजाक में कहा कि उसे अपने कुत्ते ऊंट वालों को बेच देने चाहिए, क्योंकि उनमें हिम्मत की कमी दिख रही थी। वह सिर हिलाकर मेरी बात मानता हुआ लगा, पर फिर बोला, साहब, हम बूढ़े लोग भी कभी कभी गलती कर बैठते हैं और उसकी सजा भुगतते हैं, जैसे मैंने अपनी सबसे अच्छी बकरी खोकर भुगती। मेरे कुत्तों में बाघों जितनी हिम्मत है। वे पूरे गढ़वाल के सबसे बहादुर कुत्ते हैं। आपने उन्हें ऊंट वालों के लायक कहा, यह उनका अपमान है। मेरा कैंप सड़क के बहुत पास है। मुझे डर था कि रात में कोई राहगीर गुजर गया तो मेरे कुत्ते उसे नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए मैंने उन्हें बाहर बांध दिया, वरना वे बकरी बचा लेते। उनके गले में पड़े घाव देखिए, उन्होंने पूरी जान लगा दी थी। हम बात कर ही रहे थे कि गंगा के उस पार पहाड़ी की चोटी पर एक जानवर दिखाई दिया। पहले लगा हिमालयी भालू है, पर जैसे ही वह ढलान उतरने लगा, स्पष्ट हो गया कि वह एक विशाल जंगली सूअर है। उसके पीछे गांव के पाई कुत्तों का झुंड और उनके पीछे लड़कों और आदमियों की भीड़, हाथों में डंडे लिए। सबसे पीछे एक आदमी बंदूक लिए। उसने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही गोली चलाई, धुआं उठा, आवाज पानी के शोर में दब गई और शुक्र था गोली किसी इंसान को नहीं लगी। सूअर के सामने लंबी घास की ढलान थी, फिर टूटी फूटी जमीन और उसके नीचे घना झाड़ झंखाड़। टूटी जमीन पर पहुंचते ही सूअर की बढ़त कम हो गई और वह कुत्तों के साथ झाड़ियों में घुस गया। कुछ ही पल बाद सारे कुत्ते वापस बाहर भाग आए, सिवाय उस बड़े हल्के रंग वाले कुत्ते के जो सबसे आगे था। लड़के और आदमी कुत्तों को फिर अंदर भेजने की कोशिश करते रहे, पर कुत्ते सूअर के दांतों का स्वाद चख चुके थे। वे वापस जाने को तैयार नहीं थे। बंदूक वाला आदमी भी झाड़ियों में घुसने से कतरा रहा था। आखिर सबने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तभी सूअर झाड़ियों के निचले सिरे से बाहर निकला। कुछ कदम चला, रुक गया, फिर दौड़कर नदी में कूद पड़ा। जंगली सूअर बेहतरीन तैराक होते हैं और तैरते समय अपने खुरों से गला नहीं काटते, जैसा लोग मानते हैं। तेज धारा उसे बहा ले जा रही थी, पर वह दिलेर बूढ़ा सूअर पूरी ताकत से तैर रहा था और हमारी ओर बढ़ रहा था। मुझे पूरा यकीन है वह सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया होगा। क्या सूअर आपकी बंदूक की रेंज में था साहब? पैकमैन ने पूछा। मैंने कहा, हाँ था, लेकिन मैं गढ़वाल सूअर मारने नहीं आया। मैं उस चीज को मारने आया हूं जिसे तुम दुष्ट आत्मा कहते हो और जिसे मैं जानता हूं कि वह एक तेंदुआ है। वह मुस्कुराया। ठीक है साहब, अब जब आप जा रहे हैं और शायद हम फिर कभी न मिलें, तो मेरी दुआएं साथ ले जाइए। समय बताएगा कि सही कौन था, आप या मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाया। वह बूढ़ा पैकमैन लूसीफर जितना गर्वीला और उतना ही खुशमिजाज जब तक कि तेंदुए उसकी सबसे अच्छी बकरियां नहीं मारते थे और उसके कुत्तों की बहादुरी पर सवाल नहीं उठते थे। अगले ही दिन इबॉटसन पौड़ी लौट गया और उसके ठीक अगले सुबह जब मैं रुद्रप्रयाग के पूरब की पहाड़ियों पर बसे गांवों का दौरा कर रहा था, मुझे एक पगडंडी पर उस नरभक्षी के ताजा पद चिन्ह मिले।
उसी गांव से निकलते हुए जहां पिछली रात उसने एक घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी। उस घर में एक बीमार बच्चा खांसी से तड़प रहा था और शायद यही उसकी कमजोरी ने नरभक्षी को आकर्षित किया था। मैं उन पदचिन्हों का पीछा करता हुआ कई मील आगे बढ़ा। वे मुझे उसी पहाड़ी कंधे तक ले आए जहां कुछ दिन पहले इबॉटसन और मैं एक बकरा बांधकर रात भर बैठे थे। वही बकरा जिसे बाद में तेंदुए ने मार डाला था। सुबह अभी जवान थी, हवा में ठंडक थी और रात की बारिश ने धुंध को धोकर आसमान को बिल्कुल साफ कर दिया था। मैं एक उभरी हुई चट्टान पर लेट गया। वहां से पूरा इलाका मेरी मुट्ठी में था। नीचे अलकनंदा की घाटी चांदी की चमकती रिबन की तरह लहराती हुई बह रही थी। नदी के उस पार पहाड़ियों पर छोटे छोटे गांव बिखरे थे। कहीं एक अकेली झोपड़ी तो कहीं स्लेट की छतों वाली लंबी कतारें, जैसे गरीबी ने घरों को एक दूसरे से चिपका दिया हो। उन पहाड़ियों के पार खड़ी चट्टानें थीं जिनसे सर्दियों में हिमस्खलन गरजते हुए नीचे गिरते हैं और उन चट्टानों के ऊपर शाश्वत हिम नीले आसमान पर ऐसे उभरा हुआ जैसे किसी ने सफेद गत्ते से काटकर चिपका दिया हो। दृश्य इतना शांत, इतना सुंदर था कि कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि जब सूरज इन बर्फीली चोटियों के पीछे डूबेगा तो यही इलाका 8 वर्षों से चली आ रही अकल्पनीय दहशत में डूब जाएगा। करीब 1 घंटे बाद 2 आदमी पहाड़ी से नीचे आते दिखे। वे पास के गांव से थे। उन्होंने बताया कि सूर्योदय से ठीक पहले उन्होंने इसी दिशा में तेंदुए की आवाज सुनी थी। हमने एक बकरे को चारा बनाकर तेंदुए को मारने की संभावना पर बात की। मेरे पास उस समय कोई बकरा नहीं था, तो उन्होंने अपने गांव से एक लाने का वादा किया और कहा कि वे मुझे सूर्यास्त से 2 घंटे पहले यहीं मिलेंगे। उनके जाने के बाद मैंने बैठने की जगह ढूंढी। पूरे पहाड़ पर सिर्फ एक ही पेड़ था, एक अकेला चीड़। वही मेरा एकमात्र सहारा था। पेड़ चढ़ना मुश्किल था, ऊपर से छुपने की जगह भी कम, लेकिन विकल्प कोई नहीं था। मैंने तय किया आज रात यही मेरा ठिकाना होगा। शाम 4 बजे जब मैं लौटा तो वे आदमी बकरा लेकर इंतजार कर रहे थे। जब मैंने चीड़ के पेड़ की ओर इशारा किया तो वे हंस पड़े। बोले, बिना रस्सी की सीढ़ी के इसे चढ़ना नामुमकिन है, और अगर चढ़ भी गए तो रात भर तेंदुए से बचने का कोई रास्ता नहीं। मैंने बस अपनी बंदूक की ओर इशारा किया और चुप रहा। पेड़ के पहले 20 फीट तक कोई शाखा नहीं थी, लेकिन एक बार नीचे की शाखा पकड़ ली तो ऊपर पहुंचना आसान था। मैंने अपनी बंदूक रस्सी से ऊपर खींची और पेड़ की सबसे ऊंची सुईदार शाखाओं में छिप गया। नीचे बकरा घास चरता रहा। वह एक बार भी नहीं मिमियाया और यह मेरे लिए चिंता की बात थी। मैं उसी पर निर्भर था कि उसकी आवाज तेंदुए को बुलाएगी, लेकिन वह तो आराम से घास खाकर गोल होकर सो गया। अब मेरे सामने दुविधा थी, नीचे उतरना आत्महत्या होती और यहाँ रहकर इंतजार करना मजबूरी। मैंने तय किया आज रात मैं खुद तेंदुए को आवाज दूंगा। धीरे धीरे बर्फीली चोटियों की परछाइयां अलकनंदा तक उतर आईं। फिर वे पहाड़ी पर चढ़ती हुई मेरे पास से गुजरी और अंत में सिर्फ पहाड़ की चोटी पर लाल आभा बची। जैसे ही वह भी बुझी, आसमान में गुलाबी बादलों के बीच से सुनहरी रोशनी की धारियां निकलकर फैल गईं, मानो प्रकृति खुद एक आखिरी बार सांस ले रही हो। नीचे बकरा सो रहा था, ऊपर मैं एक पेड़ की ऊंचाई पर अंधेरे के बीच एक ऐसे शिकारी का इंतजार कर रहा था जिसने 8 वर्षों से पूरे इलाके को दहशत में डुबो रखा था। और फिर जंगल की भाषा की बात आती है। हर जीव की अपनी बोली होती है और इंसान अगर चाहे तो कई जीवों से संवाद कर सकता है। यही कला, यही समझ जंगल में मेरे सबसे बड़े सुखों में से एक रही है, और आज रात शायद यही कला मेरी सबसे बड़ी हथियार बनने वाली थी। 1918 के कुछ ही समय बाद हिमालय की गोद में
एक अनोखी यात्रा शुरू हुई। मेरे साथ थे लायनेल फोर्टेस्क्यू, जो हाल ही में ईटन के हाउस मास्टर रहे थे। हम दोनों कैमरे और मछली पकड़ने के सामान के साथ पहाड़ों में घूम रहे थे। कई दिनों की कठिन पदयात्रा के बाद एक शाम हम एक जंगल के पुराने बंगले तक पहुंचे, एक विशाल पर्वत के तल पर। उस पर्वत के पार था हमारा लक्ष्य, कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी। कुल्ली थक चुके थे, इसलिए हमने एक दिन वहीं रुकने का फैसला किया। अगले दिन फोर्टेस्क्यू अपने नोट्स लिखने में लग गए और मैं अकेला पहाड़ की ओर निकल पड़ा, कश्मीर के लाल हिरण यानी हंगुल की तलाश में। लोगों ने बताया था कि बिना किसी अनुभवी शिकारी के हंगुल पाना लगभग असंभव है। बंगले के चौकीदार ने भी यही चेतावनी दी, लेकिन पूरा दिन मेरे सामने था और जिज्ञासा मुझे खींच रही थी। मुझे न यह पता था कि ये हिरण किस ऊंचाई पर मिलते हैं, न यह कि किस तरह की जमीन पर रहते हैं। लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम अचानक बदल गया। बादलों का रंग देखकर समझ गया ओलों का तूफान आने वाला है। मैंने सावधानी से एक छोटा घना पेड़ चुना, क्योंकि बड़े देवदार बिजली को खींचते हैं। सूखी लकड़ियां और शंखु इकट्ठे कर मैंने आग जलाई और अगले 1 घंटे तक जब ऊपर बिजली गरज रही थी और ओले बरस रहे थे, मैं उस पेड़ के नीचे सुरक्षित बैठा रहा। जैसे ही तूफान थमा, सूरज निकला और मैं मानो किसी परीलोक में पहुंच गया। जमीन पर बिछे ओले लाखों चमकते बिंदुओं की तरह दमक रहे थे। हर पत्ती, हर घास की नोक रोशनी को पकड़कर चमक रही थी। ऊपर चढ़ते हुए मैं एक चट्टानी उभार तक पहुंचा, जिसके नीचे नीले पर्वतीय पोस्त खिले थे, हिमालय के सबसे सुंदर जंगली फूल। कई तने टूट चुके थे, पर सफेद ओलों की चादर पर खिले हुए नीले फूल किसी चित्रकार का सपना लग रहे थे। चट्टानें फिसलन भरी थीं, इसलिए मैं बाएं की ओर ढलान पकड़कर आगे बढ़ा। आधा मील बाद देवदारों के घने जंगल से निकलकर मैं एक विशाल घास के मैदान पर पहुंचा, जो पहाड़ की चोटी से नीचे जंगल तक उतरता था। मैदान के दूसरी ओर एक छोटी सी टीले पर एक जानवर खड़ा था, पूंछ मेरी ओर। किताबों में देखे चित्रों से पहचान गया, कश्मीर का लाल हिरण। और जब उसने सिर उठाया तो समझ गया यह मादा है, एक हाइंड। मेरी ओर जंगल के किनारे से 30 गज दूर एक बड़ा अकेला पत्थर था। मैं घास पर झुककर केवल तब आगे बढ़ता जब हाइंड घास चर रही होती। वह स्पष्ट रूप से चौकन्नी थी, एक प्रहरी। उसकी निगाहें बार बार दाईं ओर जाती, जिससे मुझे अंदाज हो गया कि उसका झुंड वहीं कहीं छिपा है और आगे बढ़ना असंभव था। हवा नीचे की ओर बह रही थी, इसलिए ऊपर से चक्कर लगाना भी बेकार होता। मैंने सोचा, क्या ये हिरण भी तेंदुए की आवाज पर वैसा ही प्रतिक्रिया देंगे जैसा चीतल और सांभर देते हैं? सुबह मैंने पहाड़ पर तेंदुए के पंजों के निशान देखे थे। मैंने चट्टान के पीछे से सिर्फ एक आंख बाहर रखी और जब हाइंड घास में सिर झुकाए थी, मैंने तेंदुए की आवाज निकाली। रात की बारिश, टूटा हुआ फंदा और तेंदुए की अविश्वसनीय चालाकी, सबने मिलकर हमारी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। हमने हर कदम सोचा था, हर जाल बिछाया था, लेकिन वह नरभक्षी जो 8 वर्षों से इंसानों को मात देता आया था, एक बार फिर हमारे हाथों से फिसल गया। उसके पैरों के निशान रुद्रप्रयाग की सड़क तक जाते थे, मानो वह हमें यह बताना चाहता हो कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। थकान, निराशा और लगातार असफलताओं के बावजूद मेरे भीतर एक अजीब सी दृढ़ता जाग उठी थी। अब मैं उसकी असली ताकत, उसकी आदतें, उसकी चालें सब समझ चुका था और मुझे यकीन था अगली बार मौका मेरा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं नरभक्षी की हर चाल समझ चुका हूँ, जंगल ने एक नया रहस्य खोल दिया। अलकनंदा के किनारे घने पेड़ों की परछाइयों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने मेरे सारे अनुमान, सारी योजनाएं एक झटके में उलट दी। क्योंकि इस बार नरभक्षी अकेला नहीं था,
और जो कुछ आगे हुआ वह सिर्फ शिकार और शिकारी की कहानी नहीं, बल्कि जंगल के नियमों का सबसे खतरनाक अध्याय बनने वाला था।